थैंक यू। लेट मी चेक फर्स्ट, एक बारी मैं चेक कर लूँ, फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। ओके, ओके ठीक है, अभी आई गेस ठीक आ रही। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा सा इशू हुआ मेरी गलती की वजह से। चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से वापस एक बारी देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इको हो रहा है कुछ तो भी। ठीक है, आईएमएफ के जो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आई है, जिसके बारे में हमने कल भी देखा, इंडियन जीडीपी या फिर इंडिया के इकोनॉमी के जीडीपी ग्रोथ रेट का भी उसमें प्रोजेक्शन किया गया है। कितना? फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए ये आपको 6.5% बताया गया है, और फाइनेंशियल ईयर 28 के लिए भी सिमिलर ही बताया जा रहा है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि इंडियन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से अगर आप ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग की बात करें, किसके कॉन्टेक्स्ट में? डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में, तो भारत कौन से स्थान पर है? ये हमने देखा 6th नंबर पे इंडिया है। और अगर फर्स्ट नंबर की बात करें कि जीडीपी ग्रोथ रेट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी पहली कंट्री है, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है, तो यूएसए हो जाती है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इससे पहले इंडिया कौन से नंबर पर था? ठीक है, चलिए, यस, ओके थैंक यू। ठीक है, इसमें इससे पहले इंडिया 4th नंबर पे था। पॉसिबिलिटी बताई जा रही थी कि पॉजिटिव ग्रोथ होगी, यानी इंडिया 3rd या फिर 2nd नंबर की बड़ी इकोनॉमी बनकर आ सकता है। 2nd नंबर पे तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। यूएसए, चाइना आप सभी को वैसे भी लार्जेस्ट इकोनॉमीज दिखाई देती हैं। 3rd नंबर की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अभी हमें डिक्लाइन दिखाई दे रहा है। 6th नंबर पे हमारा डिक्लाइन हुआ है जीडीपी रैंकिंग की बात करें, ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग्स में से। और टॉप की कौन सी कंट्री है? यूएसए दिखाई दे रही है, दूसरी चाइना दिखाई दे रही है, तीसरी जर्मनी, जापान, यूके, और इंडिया अब आपको 6th नंबर पे दिखाई दे रहा होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीडीपी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडियन इकोनॉमी कौन से नंबर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि हमारी रैंकिंग डिक्लाइन हुई है, गिरी है, इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे या फिर उसका पूरा एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली यात्री ट्रेन की 173rd वर्षगांठ के अवसर पर जिसने 16 अप्रैल 1853 को अपना परिचालन शुरू किया था, उस ऐतिहासिक उद्घाटन यात्रा ने किन दो स्थानों के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की है? मुंबई टू पुणे, चेन्नई टू अरक्कोनल, हावड़ा टू हुगली, और बोरी बंदर टू थाने, और दिल्ली टू मेरठ। विच वन इज करेक्ट? कब पहली इंडिया में ट्रेन चली थी? 1853 में। कौन सा उस टाइम पे, मुझे जल्दी से बताइए, कौन था गवर्नर जनरल? आप लोगों को याद होना चाहिए, हिस्ट्री का है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था आपकी पहली ट्रेन चलाई गई थी, ये वही टाइम है जब हमारा एक तरफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, दूसरी तरफ आपका थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ये हमारे या आपके लिए नहीं कर रहे थे, ये अपने ट्रेड को और स्ट्रेंथन करने के लिए कर रहे थे। आप जब भी मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, ब्रिटिश इंडिया की बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर क्राउन ने जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट किया, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ से जो भी रॉ मटेरियल है उसे कहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकें? ब्रिटेन की तरफ ट्रांसपोर्ट कर सके, और ब्रिटेन से जो भी बना बनाया माल है, यानी जो प्रोड्यूसेस हैं पूरी तरह से तैयार, रेडी टू शिप या फिर रेडी टू सेल, उनको लाकर इंडिया में बेचना, यानी इंडिया एक मार्केट था, और साथ ही इंडिया एक रॉ प्रोडक्ट्स का भी बेसिकली आपको क्या दिखाई देता है? सोर्स। नहीं, कर्जन कैसे होगा? 1853 की बात कर रहे हैं। कौन सा, अच्छा मुझे एक बात बताइए, कौन सा आपका वाइस सॉरी यस गवर्नर जनरल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? 1857 के रिवोल्ट के लिए, 1857 के जो द ग्रेट रिवोल्ट होता है उसके लिए किसे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? चलिए मुझे जल्दी से बताइए। वही था आपका डलहौजी था। ठीक है, 1853 डलहौजी, ये वही है जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसी के टाइम पे डाक पोस्ट की व्यवस्था की भी शुरुआत की गई थी। यहाँ पे किसकी हम बात कर रहे हैं? यहाँ पे आपकी बात करें फर्स्ट ट्रेन, कौन है ये? मुंबई टू पुणे वाले, कैसे आप लोग आंसर करें? मुंबई टू पुणे थोड़ी थी, मुंबई टू ठाणे थी, और मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे तक पहली ट्रेन चलाई गई थी ऑपरेशनलाइज्ड, यानी अब वहां से ही आपका रेलवे का शुरुआत होता है इंडिया में। अगर आप बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे कन्वीनियंट, सबसे आपका इकोनॉमिकल वे, अगर आप बात करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे ही दिखाई देता है। और पहला आपका मुंबई टू थाने, यूजुअली हम मुंबई टू थाने ही पढ़ते हैं, पर क्योंकि अभी बोरी बंदर जो स्टॉप है वो फेमस है, मतलब बेसिकली फेमस इसलिए है क्योंकि यहीं से, इसी बेसिकली बोरी बंदर जो स्टेशन है वहां से ठाणे के बीच
अभी जो आपके अश्विनी वैष्णव जी हैं, है ना, अश्विनी वैष्णव हमारे रेल मंत्री हैं, उनके द्वारा ये बेसिकली जो पहली शुरू की गई ट्रेन थी उसकी वर्षगांठ मनाई गई है 16 अप्रैल को, ठीक है। 1853 में हमने देख लिया। कौन था गवर्नर जनरल, जल्दी से बता दिए, अक्सर क्वेश्चन पूछ, अरे 1857 जनरल आर डायर, ओके। 1857 के रिवॉल्ट का जो, अगर आप बात करेंगे कि किस गवर्नर जनरल को सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो आपका डलहौजी हो जाता है। और उसकी भी बहुत सारी पॉलिसीज थी, हालांकि उसने, जैसे मैंने बताया कि उसने रेलवेज को भी उसी के कार्यकाल में शुरू किया गया था, है ना, तो एक काम तो कर रहा था वो, लेकिन जो उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, यानी जिसे हम हड़प नीति का सिद्धांत कहते हैं, वो सबसे एक मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप किसकी बात करें, राजे रजवाड़े जो 1857 के रिवोल्ट में शामिल होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा की कॉज हो जाता है। हालांकि और भी पॉलिसीज होती हैं, मल्टीपल आपके रूल्स बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कहां से कहां तक हमने देखा, आपका मुंबई टू थाने, यानी किसकी बात हम कर रहे हैं, बोरी बंदर से थाने तक पहली रेलवे, आपका रेलवे ट्रैक दिखाई देता है या फिर ट्रेन चलती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने बहुपक्षीय विकास बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव 2030 तक यानी 2030 तक 1 अरब लोगों के लिए पानी की सुरक्षा को बेहतर बनाना है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक्वा सिक्योर इनिशिएटिव, वाटर फॉरवर्ड, ब्लू प्लैनेट मिशन, हाइड्रो कनेक्ट प्लेटफॉर्म और ग्लोबल वाटर शील्ड, विच वन इज करेक्ट? किसकी बात हम कर रहे हैं? वाटर सिक्योरिटी स्टेब्लिश करने की। और जैसे ही हम वाटर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आपको एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल याद आना चाहिए। चलिए अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन सा एसडीजी रिलेटेड है इस चीज से जो बात करता है स्वच्छ जल की उपलब्धता सभी के लिए, ठीक है। हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, कितने हैं? 17 गोल्स हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट इस तरह से करेंगे सस्टेनेबल तरीके से, सो दैट आने वाली जनरेशन या फिर जो करंट जनरेशन है या फिर करंट पॉपुलेशन है उसको सारे ही रिसोर्सेज अफोर्डेबल तरीके से, एक्सेसिबल तरीके से मिले, लेकिन हम थोड़ी चीजों को बचाते हुए भी चलें फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। आप लोग मुझे बताएं कि कौन सा एसडीजी हो जाता है। चलिए ओके, इसमें अगर आप बात करेंगे तो वाटर फॉरवर्ड करेक्ट आंसर हो जाता है। शुभम ने करेक्ट आंसर दिया। वाटर फॉरवर्ड की बात की जा रही है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। अभी हमने कल आईएमएफ के बारे में डिटेल से डिस्कशंस देखे थे। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमने 1944 में इसे एस्टेब्लिश किया। हेडक्वार्टर हो जाता है आपका कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी में। उसी टाइम पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि किसे आईएमएफ की ट्विन सिस्टर कहा जाता है, यानी कौन सी एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आईएमएफ के साथ ही फाउंड किया गया, तो आपकी वर्ल्ड बैंक हो जाती है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है इसे भी 1944-45 में फॉर्म किया गया, यानी 44 में बंद तो गई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के साथ ही, लेकिन 45 से ये ऑपरेशनलाइज होती है या फिर फोर्स में आती है। अभी जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जितने भी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं और डेवलपमेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ पार्टिसिपेशन में मिलकर क्या शुरू किया है? वाटर फॉरवर्ड। वाटर फॉरवर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपके वाटर सप्लाई की बात कर रहा है, वाटर सिक्योरिटी की बात कर रहा है। कितने लोगों को? 1 अरब लोगों को। आप में से किसी ने नहीं बताया कि कौन सा एसडीजी रिलेटेड है आपके वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं? वाटर एंड सैनिटेशन। ये आपका एसडीजी 6 हो जाता है, इंपॉर्टेंट एसडीजी है। देखिएगा 2030 तक का ही टारगेट रखा गया है जो आपका वाटर प्लेटफॉर्म है उसका भी। और ये जो एसडीजी आपके गोल्स हैं यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये भी कब तक का टारगेट है? 2015 से 2030 तक हम ये सारे ही गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में आपको ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वाटर फॉरवर्ड भी दिखाई दे रहा है। ये प्लेटफॉर्म आपका एक इंपॉर्टेंट बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, ठीक है। नंबर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, पर ये मेन नंबर जो है ना आपका 1 अरब लोगों की बात कर रहा है। वाटर सप्लाई किस तरह की? वाटर सिक्योरिटी की। जैसे आप अगर इसी से जोड़ सकते हैं आपका जो जल जीवन मिशन है, कब शुरू किया गया था? 2019 से। इंपॉर्टेंट है, इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है? वाटर सिक्योरिटी स्टैब्लिश करना, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी की बात करता है। किस एरिया में? रूरल या फिर रिमोट एरिया में। रूरल एंड रिमोट एरिया में
ड्रिंकिंग पाइप्ड वाटर सप्लाई की बात करता है आपका जल जीवन मिशन, ठीक है, ड्रिंकिंग पाइप्ड वाटर सप्लाई। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, इसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे SDG 6 पूछ सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसने अभी वाटर सिक्योरिटी स्टेब्लिश करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को शुरू किया है, तो वाटर फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कितने अरब लोगों की बात कर रहा है, 1 अरब से ज्यादा लोगों तक ये सर्विस पहुंचाने की बात कर रहा है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बाकी के नंबर्स की बात करें तो ये याद रखिएगा कि 2030 यानी 2030 तक का टारगेट है, जब तक आपका SDG को भी बेसिकली अचीव करने का टारगेट रखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026 के अनुसार कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के तौर पर शीर्ष स्थान पर हैं, जबकि कौन इंडिया और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एलन मस्क, गौतम अडानी, लैरी पेज, गौतम अडानी, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, एलन मस्क, मुकेश अंबानी, या फिर बर्नार्ड अर्नोल्ड, गौतम अडानी, कौन सा करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे किसकी बात कर रहा है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स जो आया है उसकी बात की जा रही है 2026 का। इंडिया के भी इंपॉर्टेंट है, जो कि बेसिकली है तो वैसे ग्लोबली 19th रैंक पर, लेकिन क्योंकि इंडिया के टॉप पर है इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसकी बात कर रहा है, बिलियनियर्स की बात कर रहा है, सबसे रिचेस्ट लोगों की बात कर रहा है यहाँ पे। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन क्योंकि इस तरह के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। पहले हो जाते हैं एलन मस्क, ठीक है, और दूसरे आपके हो जाते हैं गौतम अडानी। गौतम अडानी ने किसे रिप्लेस किया है ये भी याद रखिएगा, मुकेश अंबानी को रिप्लेस किया है। और अभी गौतम अडानी ग्लोबली कौन से नंबर पे है, 19th नंबर पर है, और मुकेश अंबानी किस नंबर पे है, कौन सी रैंकिंग पे है, तो 20th रैंकिंग पे है, ठीक है। और इंडिया के फर्स्ट और सेकंड हो जाते हैं कौन, गौतम अडानी, अडानी ग्रुप्स के जो भी आपके फाउंडर MD हैं। और बात करें किसकी, मुकेश अंबानी की, जो कि सेकंड नंबर पे दिखाई दे रहे हैं और ग्लोबली 20th यानी 20वें रैंक पर है। हम किस रिपोर्ट की बात करें, किस इंडेक्स की बात करें, तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2026, ठीक है। अगर आप ग्लोबल लेवल पे बात करें तो हमने देखा कि एलन मस्क टॉप पर है, ठीक है। यानी अगर रिचेस्ट पीपल की बात करें यानी सबसे अमीर लोगों की बात करें तो उसमें सबसे अमीर हो जाते हैं आपके एलन मस्क, स्पेस एक्स वाले हैं ये आपके, आप सभी को पता होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे लैरी पेज हो जाते हैं जो कि अल्फाबेट के को-फाउंडर हैं, ठीक है। कौन, लैरी पेज दूसरे नंबर पर है। याद रखिएगा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लैरी पेज किसके को-फाउंडर हैं, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा अल्फाबेट के को-फाउंडर हैं। और साथ ही आपके तीसरे नंबर पे हो जाते हैं जेफ बेजोस, अमेजॉन के फाउंडर, ठीक है। तो पहले, दूसरे, तीसरे ये जितने भी आपके रिचेस्ट पीपल हैं इस रिपोर्ट या फिर इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इंडेक्स का नाम भी याद रखिएगा, अलग अलग रिपोर्ट या फिर अलग अलग मैगजीन्स, अलग अलग आपके जो भी इस तरह के इंडेक्सेस होते हैं उनके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये कौन सी रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स। और इंडिया की अगर बात करेंगे तो गौतम अडानी है, कहां से, आपका जो इंडिया या फिर एशिया के रिचेस्ट है, गौतम अडानी फर्स्ट पर और दूसरे नंबर पर मुकेश अंबानी, ठीक है। वैसे ग्लोबली 19th और 20th यानी 19वें और 20वें स्थान पर है। हम बात कर रहे हैं कि ग्लोबली यानी विश्व के सबसे अमीर कौन हो जाएंगे, तो वो पहले नंबर पर है एलन मस्क, दूसरे नंबर पर है आपके लैरी पेज, और तीसरे नंबर पर है कौन, आपके अमेजॉन के फाउंडर जिन्हें हम जेफ बेजोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। वर्थ उनकी नहीं पूछेगा कि कितना उनके पास पैसा है, ये आपसे बहुत मतलब बहुत ही अगर निचले स्तर का क्वेश्चन पूछ सकता है तो फिर आपसे पूछ सकता है। अदरवाइज आपसे यही पूछेगा कि कौन रिचेस्ट है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में या फिर एशिया में, तो वो हमने सारे ही पॉइंट्स देख लिया। ओके, भारत के मुकेश नीलावली और पलक गुलिया ने 2026 के ग्रेनाडा में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता के किस इवेंट श्रेणी में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है। मिक्स्ड टीम 10 एयर राइफल, मिक्स्ड टीम 25 मीटर एयर राइफल, मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर राइफल और मिक्स्ड टीम 50 मीटर राइफल और टीम ट्रैप शूटिंग, विच वन इज करेक्ट। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये मिक्स्ड टीम की बात हो रही है क्योंकि मुकेश नीलावली और पलक गुलिया दोनों ही आपको दिखाई दे रहे हैं। ग्रेनाडा में अभी आयोजित किया गया ISSF के द्वारा आपका जो इंटरनेशनल शूटिंग कंपटीशन इवेंट था। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स हैं और किस कैटेगरी में है, कंफ्यूज मत होइएगा, एयर राइफल और एयर पिस्टल में।
मिक्स्ड टीम है, 10 मीटर है। आपको बाकी के ऑप्शंस में यानी बाकी के पॉइंट्स में यहाँ पे अगर आप गलती से एयर राइफल लगा दें तो नहीं, एयर पिस्टल कैटेगरी में इन दोनों ने यानी मिक्स्ड कैटेगरी में ये जीता है, नहीं टीम ट्रैप नहीं होगा। ये आपका 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में किसने, नाम याद रखिएगा, मुकेश नीलावली और पलक गोलिया दोनों ही, जो अभी आपका आईएसएस कहाँ चल रहा है, ग्रेनाडा में कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, ये वही बातें हैं आपका। अच्छा, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप राइफल्स या फिर पिस्टल ग्रेनाडा में जो अभी कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें बात करें तो चीन का दबदबा है। चीन, अगर आप चाइना की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स या फिर इस तरह के सारे ही इवेंट्स में आपको हमेशा फ्रंट रनर कंट्री के रूप में दिखाई देगा। किसकी बात हम कर रहे हैं, चीन की। इंडिया 3rd रैंकिंग में है। अगर आप आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2026 की बात करते हैं तो आपको ये दो प्लेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने मिक्स्ड कैटेगरी में आपके गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस टेनिस खिलाड़ी को इन्फोसिस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया गया है और जो इसके इन्फोसिस टोपेज एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगा? नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, जेनिक सिनर, डैनियल मेदवेदेव या फिर कार्लोस अल्कराज। ये जिसकी बात हो रही है ना, हो सकता है ये कॉन्टेक्स्ट आप लोग के लिए कम इंपॉर्टेंट हो, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन जिस प्लेयर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो आपके आपके जो ग्रैंड स्लैम्स हैं उनको अचीव करने वाले यंगेस्ट प्लेयर हो जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट। किसकी बात मैं कर रही हूँ, करियर ग्रैंड स्लैम यंगेस्ट प्लेयर टू अचीव करियर ग्रैंड स्लैम। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि करियर ग्रैंड स्लैम क्या है। ग्रैंड स्लैम का नाम तो मैम हमने सुना है, ग्रैंड स्लैम का नाम तो सुना है। 4 आपके सेगमेंट्स होते हैं, एक होता है आपका ऑस्ट्रेलियन, एक होता है स्पेन, एक होता है आपका विंबलडन और एक कौन सा होता है, यूएस ओपन। ये 4 आपके ग्रैंड स्लैम की कैटेगरीज होती हैं टेनिस से रिलेटेड, ये तो आपको पता होगा। करियर ग्रैंड स्लैम क्या बन जाता है, जब भी कोई प्लेयर आपका जो टेनिस प्लेयर है जिसने चारों ही ग्रैंड स्लैम को जीता हो। ठीक है, और ये अगर आप बात करेंगे किसकी, कार्लोस अल्कराज की, तो ये यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने अपने पूरे करियर के यानी चारों ही ग्रैंड स्लैम्स जीत लिए हैं। ठीक है, कुछ ग्रैंड स्लैम इनके पास 2 टाइम विनर है, जबकि अभी क्योंकि 2026 में इन्होंने, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2026 का जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ उसको भी इन्होंने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, जनवरी फरवरी मंथ में होता है, ये भी आपका जीत चुके हैं कार्लोस अल्कराज और ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। अच्छा, ये भी याद रखना होगा कौन सी कंट्री से हैं, तो स्पेन, क्योंकि कई बार आपसे जितने भी टेनिस प्लेयर्स हैं ना उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस कंट्री के सिटीजन है यानी कौन सी कंट्री की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट याद रखेगा कार्लोस अल्कराज के बारे में। ठीक है, वेरी गुड, आंसर अभी सही किया है। टोटल ये कैसा नाम है। ठीक है, चलिए, ये यंगेस्ट प्लेयर है टू अचीव करियर ग्रैंड स्लैम, याद रखिएगा कार्लोस अल्कराज के बारे में, ही इज फ्रॉम स्पेन और अभी 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है उसके भी विनर हमारे कार्लोस अल्कराज ही रहे हैं। ठीक है, चलिए, अभी आपके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर एंड लेवरेजिंग इन्फोसिस टोपेज एआई प्लेटफॉर्म कार्लोस अल्कराज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय निकाय का क्या नाम है जिसकी अध्यक्षता अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं और जिसका उद्देश्य देश की राष्ट्रीय एआई शासन रणनीति का संचालन करना है? चलिए, बेटर रहेगा किसका ना, अगर आप लोग नहीं, आप लोग यहीं पे देखिए। ठीक है, नेशनल एआई रेगुलेटरी काउंसिल या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी टास्क फोर्स या फिर डिजिटल इनोवेशन एंड एआई काउंसिल या फिर एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप और नेशनल एआई स्ट्रेटेजिक काउंसिल और कमिटी। ठीक है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, किसकी बात करें। अब यहाँ पे ना हमने आपकी बहुत सारी चीजों को प्रीवियस करंट अफेयर्स की क्लास में डिस्कशन किया है। एक हो जाती है ऑरेंज इकोनॉमी, बहुत पॉसिबिलिटी है कि जो अभी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें ऑरेंज इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कौन सा सेक्टर है या फिर किसकी बात कर रहा है, तो हमने देखा था क्रिएटिव सेक्टर की बात कर रहा है। क्रिएटिव सेक्टर्स क्या है, आप सभी ने देखा होगा ना, अभी आजकल क्या चल रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एआई का बहुत ही ज्यादा यूज हर फील्ड में, हर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज या फिर एआई के यूज की बात की जा रही है।
यही आपके बजट में एबीजीसीज की भी बात की गई थी, जिसमें आपके मल्टीपल चीजें, चाहे आप विजुअल्स की बात करें, ग्राफिक्स की बात करें, या फिर आप बात करें सिनेमा से रिलेटेड चीजें, उन सब को प्रमोट करने की बात की गई थी। ठीक है, क्रिएटिव सेक्टर की बात करता है, ऑरेंज इकोनॉमी, एआई, इनोवेशन, इन सब चीजों की बात करता है। आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बार के बजट में चर्चा में रहा ऑरेंज इकोनॉमी किसकी बात करता है। आपको फिशरीज सेक्टर की बात कर सकता है, आपको बेसिकली अगर आप बेसिकली जो वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, आपको याद रखना है कि ये क्रिएटिव सेक्टर की बात कर रहा है, ये एआई और इनोवेशन के सेक्टर में बात कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेशनल एआई जो शासन रणनीति में संचालित करने के लिए अभी हाल ही में एक किसकी बात की जा रही है, एक नए प्लेटफॉर्म या फिर निकाय की बात की जा रही है, वो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप। अभी बेसिकली ये एक बॉडी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि किस चीज की बात कर रहा है, देश की राष्ट्रीय एआई गवर्नेंस रणनीति को दिशा देने के लिए केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अंतरमंत्रालयी निकाय एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप का गठन किया है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सिंपल सी बात है, एक चीज की बात की जाती है कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जाती है। और इसे कैसे आप लाएंगे? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिर एआईज की हेल्प से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, मिनिमम लोग होंगे यानी लोग कम होंगे लेकिन शासन ज्यादा होगा, इसी की बात की जाती है गुड गवर्नेंस में भी, कि लोगों का इंटरफेरेंस कम होगा और गवर्नेंस को हम ज्यादा बढ़ाएंगे। उसी से रिलेटेड आपकी बात कर रहा है जो ये एआई एक गवर्नेंस स्ट्रेटजी या फिर रणनीति को डायरेक्ट करने के लिए या फिर गाइडलाइन करने के लिए ये एक ग्रुप का गठन किया है। इसका नाम क्या है? एआई गवर्नेंस एंड इकोनॉमिक ग्रुप। ठीक है, किसकी अध्यक्षता या फिर किसके बेसिकली अंडर किया गया है? तो याद रखिएगा सेंट्रल आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उनके अंतर्गत या फिर उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। जो कि अच्छा, अब ये कोई अलग से मंत्रालय नहीं रहेगा, ये आपका एक ग्रुप है जो कि मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और जितने भी आपके जोनल रेगुलेटरी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन या फिर कॉपरेशन का काम करेगा। सो दैट आप सभी लोग देखते होंगे कि ज्यादातर ना जो लैग होती हैं, अगर आप स्कीम्स की बात करें, योजनाओं की बात करें, या फिर गवर्नमेंट जो भी इनिशिएटिव्स लेती है उसके लैग होने का या फिर उसके सही तरीके से एग्जीक्यूट न होने का या फिर ग्राउंड लेवल पर उसके इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा फेल्योर क्या है? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सारी मिनिस्ट्रीज में, सारे डिपार्टमेंट्स में, तब तक आप लाख स्कीम्स चला लीजिए, वो आपके काम आने ही नहीं वाली है। ठीक है, तो इसमें भी आपकी बात की जा रही है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डिजिटल टेक्नोलॉजीज के थ्रू हम ये कोऑर्डिनेशन बिठाने की कोशिश करेंगे, जो कि सभी क्षेत्र यानी किसी भी सेक्टर से रिलेटेड गवर्नेंस को सर्विलांस करेगा या फिर मॉनिटर करने का काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका AIGEG के बारे में हमने देखा। ठीक है, AIGEG उद्योग जगत अन्य हितधारकों के साथ मिलकर अपने अगले एक दशक में एआई को लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। ठीक है, ये वही सब बातें हैं अभी आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, याद रखिएगा AIGEG अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 17 अप्रैल 2026 को मनाए जाने वाले वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 2026 की थीम क्या है? ठीक है, इसे इंग्लिश में आप ऑप्शंस देख लीजिए। डायग्नोसिस, फर्स्ट स्टेप टू केयर, ट्रीटमेंट फॉर एवरी पेशेंट, एक्सेस टू सेफ थेरेपीज, advancing care for all, or building a stronger hemophilia community. Which one is correct? चलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर करिए जल्दी से। अच्छा, आई होप आप लोगों को हीमोफीलिया पता होगा। हीमोफीलिया किसे कहते हैं? यूजुअली अगर आप सभी जानते होंगे कि जब भी आपको कट लगता है कहीं पे बॉडी में तो ब्लड फ्लो होने लगता है, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि खुद ही क्लॉटिंग हो जाती है और वो ब्लड फ्लो होना रुक जाता है। जब भी आपको हीमोफीलिया दिखाई देता है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? ये आपका एक
ब्लड डिसीज या फिर रक्त विकार की कैटेगरी में आता है। जब भी आपको हीमोफीलिया है तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है, ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो आपका ब्लड लगातार बहता जाएगा। और अगर आप ये देखें कि ये केसेस, यानी ये जो आप हीमोफीलिया की बात करें, ये मेजॉरिटी किस ग्रुप में देखने को मिलता है, तो ये मेल कैटेगरी में देखने को मिलता है, और ये आपके ट्रांसफर होता है जीन्स के थ्रू, यानी पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होता है। किसकी हम बात कर रहे हैं, हीमोफीलिया की बात कर रहे हैं। और हीमोफीलिया डे जो हमने अभी 17 अप्रैल को मनाया, उसका थीम क्या था, तो डायग्नोस्टिक फर्स्ट स्टेप टू केयर की बात की जा रही है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, डायग्नोसिस यानी निदान देखभाल की ओर पहले कदम, करेक्ट आंसर हो जाता है इसका हीमोफीलिया, ठीक है। याद रखिएगा हीमोफीलिया ये आपके जेनेटिक बेसिकली जेनेटिकली ट्रांसफर की जाती है, और मेजरली किस में देखा जाता है, मेजरली पुरुषों में देखा जाता है। और जब भी आप हीमोफीलिया की बात करते हैं तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, और ये कई बार ऐसा कॉज होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से डेथ भी हो जाती है हीमोफीलिया के केसेस में, ठीक है। कब 17 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया, किस थीम के साथ, तो डायग्नोसिस फर्स्ट स्टेप टू केयर थीम के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने अंग्रेजी के अलावा स्थानीय खासी, गारो भाषाओं को भी आधिकारिक भाषाओं के रूप में घोषित किया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मणिपुर? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये बात करेंगे, ये जो नाम दिए हुए हैं खासी और गारो, ठीक है, क्या कह रहा है कि किस राज्य ने अंग्रेजी के अलावा। अब आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी, तो अंग्रेजी हमारी आपकी सेकेंडरी या फिर आप कह सकते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह। यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा सा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मैप बना लेते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हम इतना पढ़ लेते हैं फिर भी नॉर्थ ईस्ट की जो हिस्ट्री है, जो कल्चर है, उसके रिचनेस को नहीं समझ पाते। आए दिन आप लोग देखते होंगे सोशल मीडिया पे कितनी सारी पोस्ट देखने को मिलती है। हालांकि रेसिज्म हम इंडियंस के अंदर ना कहीं रेसिज्म बहुत ज्यादा भरा हुआ है, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न के लिए बात करें या फिर सदर्न स्टेट्स के लिए बात करें, या फिर सदर्न स्टेट की बात करें तो उनके मन में जो नदर्न स्टेट के लिए एक रेसिज्म है, किसी न किसी बेसिस पे, मल्टीपल बेसिस पे वही। लेकिन हम इंडियन की रिचनेस को नहीं जानते, इंडिया की डाइवर्सिटी को नहीं जानते, जो कितने भी जोन्स हो, कितने भी रीजन्स हो, ईस्ट की बात कर लो, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, वेस्ट की बात कर लो, साउथ की बात कर लो, है तो ये एक इंटीग्रेटेड इंडिया ना। जब भी आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक इंटीग्रेटेड इंडिया है, सारे ही पार्ट से मिलकर एक नेशन बना हुआ है। वैसे ही हमारा एक प्यारा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाला रीजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई देता है, बीच में असम दिखाई देता है, त्रिपुरा, मिजोरम, 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम की बात की जाती है, यानी 7+1 स्टेट जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आते हैं। रीजन की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, सिर्फ ज्योग्राफी की वजह से हम उन्हें नॉर्थ ईस्टर्न कहते हैं, अदरवाइज वो इंडिया ही है, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ इंडिया है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, खासी गारो भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, मेघालय हो जाता है। मेघालय, यहाँ पे मेरा मैप थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, मुझे करेक्ट करने दीजिए पहले, ताकि मैं मेघालय के मैप को अच्छे से बना सकूं, ठीक है। यहाँ पे आपका मेघालय मैप आता है, यहीं पे हमारी हिल्स है, गारो, खासी, जयंतिया, जिस तरह से मैं बोल रही हूँ ना उसी तरह से गारो, खासी, जयंतिया। और इसी तरह से हमारी कम्युनिटीज है, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, गारो, खासी, जयंतिया, वो भी इन्हीं हिल्स वाले रीजन्स में रहते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स हैं, कल्चरली बहुत रिच हैं, सोशली बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम है, रिसोर्सेज एज इन नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास भरपूर है क्योंकि उन्होंने बचा के रखे हैं। बाकी आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी तरह मेट्रोपॉलिटन सिटीज की तरह नहीं होंगे, लेकिन वो कल्चरली बहुत ही ज्यादा रिच हैं, अपने कल्चर को, अपने नेचर को बहुत ही संरक्षित करके रखते हैं। स्पेशली अगर आप गारो, खासी, जयंतिया इन तीनों ही कम्युनिटी की बात करें। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में आपके मल्टीपल कम्युनिटीज, मल्टीपल ट्राइबल ग्रुप बहुत ही डाइवर्सिटी के साथ दिखाई देते हैं। मैं इन ट्राइबल ग्रुप की क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि गारो, खासी जो लैंग्वेजेस है मेघालय ने अभी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई है, ठीक है। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या इनमें से कोई भी भाषा आपके ऑफिशियल लैंग्वेज में भी दिखाई देती है, जो कि 8th शेड्यूल में आपके दिखाई देता है, ठीक है। ये मेघालय याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया तीनों कम्युनिटी याद रखिएगा, हिल्स का जो सीक्वेंस मैंने बताया वो भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर अरेंज करिए, तो गारो, खासी, जयंतिया, और अगर पूर्व से पश्चिम की ओर बोल देगा तो जयंतिया, खासी, गारो, इस तरह से आपका सीक्वेंस दिखाई देता है। ये वही रीजन है जहां पे इन्हीं नाम की कम्युनिटीज, ओके, ठीक है, सॉरी शुभम, भूल जाती हूँ मैं, मेरी वो नॉर्मल स्पीड है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल स्पीड में बोलूं, ठीक है। तो मेघालय अभी रिसेंट स्टेट बना है जिसने इंग्लिश के साथ साथ आपकी खासी और गारो लैंग्वेजेस को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है, जो कि उनके इंडिजिनस यानी स्थानीय भाषा के रूप में ही दिखाई देती है, ठीक है। जैसे आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की हिंदी के बाद उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज भी है ना।
इसके बाद इंग्लिश आपको दिखाई देती है। तो उसी तरह स्टेट अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को बता सकता है, ठीक है। नागालैंड का भी बता दीजिए। नागालैंड का क्या बता दूं, नागालैंड का जिस दिन क्वेश्चन आएगा उस दिन बता देंगे। सी नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, जो भी स्टेट्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट में, हम बात करते हैं उनके सारे का है रिच कल्चर्स है ना। अब अभी हम मेघालय के कॉन्टेक्स्ट में करंट पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने मेघालय का बताया, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी स्टेट्स को नेग्लेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जिस दिन करंट अफेयर्स में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात माइला, जो कि श्रेणी 5 यानी कैटेगरी 5 का एक सिस्टम है और जिसने हाल ही में जान माल का नुकसान पहुंचाया है, किस देश में रिपोर्ट किया है? इंडोनेशिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी या फिर फिजी। चलिए, थैंक यू। मुझे ऐसे याद दिला दिया करिए। एक्चुअली ना मैंने आप लोगों को बताया है कि वो मेरी ना नेचुरल स्पीड है, जो मैं बोलते बोलते वापस से उस स्पीड पे चली जाती हूँ। आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस माई स्पीड, ठीक है। नॉट इंडोनेशिया, पहाड़ी यंग लाइफ जी। आप लोग अपना नाम पहले मुझे बता दिया करिए जब ऐसे यूजर नेम के साथ आते हैं। इंडोनेशिया इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए कि दूसरा आप क्या आंसर करेंगे। अभी हमने एक टाइफून सिनलाकू देखा था, कहाँ पे? यूएस वाले रीजन में। कौन सा टाइफून? सिनलाकू, हो सकता है स्पेलिंग थोड़ी सी इधर उधर हो, ठीक है। यूएसए वाले रीजन में, याद है क्या? अभी कल या परसों की क्लास में हमने टाइफून सिनलाकू भी देखा था, वो भी कैटेगरी 5 का था, जिसने बहुत ज्यादा हार्म किया है रिसोर्सेज को, ह्यूमंस को। अब ये दूसरे किसकी बात कर रहा है? माइला की बात कर रहा है। माइला भी अभी आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात या फिर साइक्लोन की तरह दिखाई दे रहा है। शुभ, चल वेरी गुड। पापुआ न्यू गिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर, पापुआ न्यू गिनी अभी, ठीक है। साथ ही टाइफून सिनला को याद रखना है आप लोगों को, यूएस वाले रीजन में ये देखने को मिल रहा है। चल अब हम बात करते हैं किसकी? ये जो आपका माइला कैटेगरी 5 का है और पापुआ न्यू गिनी वाले रीजन में आपको नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। नंबर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी इंटेंसिटी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है कि लगभग 23 लोग की डेथ हो गई इस आपके जो माइला साइक्लोन आया है या फिर आपका जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखने को मिल रहा है। ओरिजिन की बात करें तो आपके नॉर्थ ईस्टर्न कोरल सी या फिर जिसे हम सोलोमन सी के नाम से जानते हैं, वहां से ओरिजिनेट हुआ है। और आपके सबसे ज्यादा प्रभावित कंट्री या फिर रीजन की बात करें तो वो पापुआ न्यू गिनी हो जाता है। नामकरण किसने किया है? तो जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र पोर्ट मैरिस्बी ने इसका नामकरण किया है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पेशली जब आप बात करते हैं एशियन रीजन में, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाले रीजन में जब भी कोई भी साइक्लोन आता है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है। वर्ल्ड या फिर ग्लोबल लेवल पे आएगा तो हो सकता है कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछे कि नामकरण किसने किया है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा क्षेत्र प्रभावित था और साइक्लोन का नाम क्या है। तो सिनला को भी याद रखना है, कहाँ पे? यूएसए वाले रीजन में। और दूसरे अभी हमने देखा पापुआ न्यू गिनी वाले रीजन में माइला कैटेगरी 5, यानी किसकी बात कर रहा है कि बहुत ही सीवियर है, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज ह्यूमन सभी को नुकसान हुआ है इससे। ओके, ठीक है। तो दोनों ही साइक्लोन या फिर टाइफून की बात करें तो याद रखिएगा इसका आप कोरल सी भी याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरी स्पीड आज बीच में थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, उसके लिए आई एम सॉरी, और क्लास शुरू में थोड़ी सी इंटरप्ट हुई है उसके लिए भी अगेन आई एम सॉरी, ठीक है। मैंने चेक तो किया था पर उसमें कुछ तो ग्लिच आ गया और स्क्रीन यानी जो यहाँ पे डेस्कटॉप लगा हुआ है उसका साउंड वापस से कैप्चर होकर उसमें जा रहा था। हालांकि मैं उसे ट्रिम करवा दूंगी ताकि जो भी क्लास ज्वाइन करे उसको कोई भी ऐसा इशू देखने को ना मिले, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी का। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। डेली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी होती है 9:15 से, आप सभी हमें डेली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।